Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer in economics, Shahid Balbinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So in the last lecture, we discussed about the slope of demand curve and the various reasons why the shifting of the demand curve is always parallel but not parallel, right? So we discuss about when there is an increase in demand or when there is a decrease in demand, when the demand curve shifts to the right or shifts to the left, the shifting is always parallel. Why it's parallel? Because the slope of demand curve remains the same. Why the slope of demand curve remains same? Because the slope of demand curve depends upon the vertical distance and the division of horizontal distance, means it depends upon delta P upon delta Q. What's delta P? It's a change in price. And what is delta Q? It's change in demand. But when there is an increase and decrease in demand, there is no corresponding change in delta P. So the numerator value is always 0. So 0 divided by something is always equal to 0. It means that the initial demand curve said that the new demand curve slope and my demand curve slope, the difference between the two slope is 0. So जो difference रहेगा पुरानी डिमांड कर्व के अंदर और नई डिमांड कर्व के अंदर, उन दोनों की स्लोप में जो डिफरेंस रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. That's why the new demand curve and the old demand curve always moves parallel to each other. फर्स्ट टॉपिक जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, द सेकंड टॉपिक दैट वी डिस्कस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड द इंक्रीज इन डिमांड. तो अब हम इसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो करने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड द डिक्रीज इन डिमांड. तो वी मूव इन द सिमिलर वे एज वी डन इन द एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड. So on one side there is a contraction of demand and on this side there is a decrease in demand. Decrease in demand. ठीक? तो first reason for contraction in demand, it done only due to change in price of the commodity. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस करके होता है? सिर्फ उस कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज आने के करके. अब ये किस लिए होता है? इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स influencing demand. ठीक है जी, except the price. मतलब इसमें क्या होगा? जब डिक्रीज होगा तो प्राइस करके नहीं होगा, प्राइस के एक्सेट्रा जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं उन सब के करके होगा. अगर अब मैं कहता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्राइस करके हो रहा है, मतलब जो प्राइस है वो क्या कर रहा है? वो डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमांड को कम कर रहा है. तो फिर प्राइस क्या हुआ होगा? अगर डिमांड को प्राइस ने कम कराया है, इसका मतलब प्राइस बढ़ा होगा. तो इसके अंदर जो प्राइस में क्या हुआ होगा? प्राइस के अंदर राइज हुआ होगा, प्राइस राइज हो गया होगा, तो डिमांड जो है वो पहले से कम हो गई होगी. अगर हम इसकी बात करें, अब डिक्रीज हुआ है इसके अंदर, डिमांड के अंदर, किसके करके? फैक्टर्स अदर देन प्राइस. तो जो अदर देन फैक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने डिमांड के ऊपर अपना अनफेवरेबल इन्फ्लुएंस जो है वो डाला होगा. तो इसके अंदर जो भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस रहा होगा डिमांड के ऊपर, वो क्या रहा होगा? वो अनफेवरेबल जो है वो रहा होगा. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो कंज्यूमर जो है वो क्या रहा होगा? वो सेम डिमांड कर्व के ऊपर जो है वो रहा होगा, क्योंकि इसमें तो
कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, प्राइस की तरफ चेंज आया है, तो डिमांड कर्व जो है वो कैपेबल है, वो क्या कर सकती है, डिमांड कर्व जो है वो प्राइस का इन्फ्लुएंस डिमांड के ऊपर इजीली दिखा सकती है। तो हमें किसी और डिमांड कर्व की जरूरत नहीं पड़ी होगी, सेम डिमांड कर्व ने ही जो है वो हमारा काम कर दिया होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो कंज्यूमर है वो क्या हुआ होगा, मूव्स टू अनदर डिमांड कर्व। तो इसके अंदर जो कंज्यूमर है, चलो मूव भी नहीं लिखते, हम शिफ्ट वर्ड यूज करते हैं, शिफ्ट्स टू अनदर डिमांड कर्व। तो इसमें क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो किसी और डिमांड कर्व के ऊपर जो है वो चला गया होगा। क्यों चला गया होगा, क्योंकि हमने डिमांड के ऊपर जो इन्फ्लुएंस दिखाना है वो अदर फैक्टर का दिखाना है। अब जो पुरानी डिमांड कर्व है वो तो इसका लायक है नहीं कि वो अदर फैक्टर का इन्फ्लुएंस दिखा सके। क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इन्फ्लुएंस दिखा सकती है डिमांड के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ा होगा, हमें एक और डिमांड कर्व जो है उसको लाना पड़ा होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब कंज्यूमर सेम डिमांड कर्व पे रहा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। तो इसको हमने एक ही डिमांड कर्व के ऊपर कंज्यूमर की जो मूवमेंट है उसके तौर पर डिफाइन कर दिया होगा। इसमें हमने क्या कहा होगा, इसको हम नाम देंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि इसके अंदर हमें एक नई डिमांड कर्व की जरूरत पड़ी होगी। अगर इसमें कंज्यूमर जो है वो सेम डिमांड कर्व पे मूव किया होगा पर डिमांड जो है वो क्या हुई होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन वाली डिमांड कर्व याद करो, उसमें क्या किया था, हम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट जो है वो मूव करेंगे। तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम द lower point of a demand curve to, क्या कहा होगा उसने, to the upper point of the demand curve। ठीक है, तो वो जो डिमांड कर्व रहेगी उसके लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ जो है वो मूव कर गया होगा। अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है तो क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो क्या हुआ होगा, जो डिमांड कर्व है वो एक नई बनी होगी पर पुरानी डिमांड कर्व के पैरेलल, बट कहां पे, राइट वर्ड के लेफ्ट वर्ड। अब सोचो, जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो वो कहां जाएगी, राइट वर्ड, और अगर कोई चीज कम होगी तो कहां जाएगी, लेफ्ट वर्ड। तो इसमें डिमांड क्या हुई है, कम हुई है, तो कम हुई है तो कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो जो कंज्यूमर है वो क्या हुआ होगा, शिफ्ट्स टू अनदर डिमांड कर्व, कौन सी साइड में, लेफ्ट वर्ड, बट ध्यान रखना कौन सा, पैरेलल, कि जो डिफरेंसेस होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसलिए जो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी वो पुरानी डिमांड कर्व के पैरेलल शिफ्ट होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। रिवाइज कर लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसके करके होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस करके होगा। डिक्रीज इन डिमांड वो अदर फैक्टर के करके होगा। इसमें डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब डिमांड कम हो रही है, इसके करके प्राइस करके, तो प्राइस क्या हुआ होगा, राइज हुआ होगा। इसमें डिमांड कम हुई है, इसके करके अदर फैक्टर्स के करके, तो जो अदर फैक्टर्स हैं उन्होंने उस कमोडिटी की डिमांड के ऊपर अनफेवरेबल इफेक्ट जो है वो डाला होगा। इसमें क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो सेम डिमांड कर्व पे रहेगा, इसमें किसी और डिमांड कर्व पे चला जाएगा। अगर सेम डिमांड कर्व पे रहेगा तो इसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। जो इसमें मूवमेंट होगी वो कहां पर होगी, वो लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट होगी। इसमें जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्टवर्ड होगी बट पैरेलल होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो अब हमने एक चीज और सीखी कि जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है वो तो होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस करके, उसमें तो कोई और फैक्टर जो है वो हमने इंक्लूड करना नहीं है। पर जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होते हैं वो तो अदर फैक्टर करके भी हो
सकते हैं। अब वो सारे के सारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, जो डिमांड को इंक्रीज कराते हैं या डिमांड को डिक्रीज कराते हैं, हम उनकी जो है डिस्कस अब करने वाले हैं। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल किसके, फॉर इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज कराएंगे। अब ध्यान रखना, डिमांड में इंक्रीज कराना है, एक्सटेंशन नहीं कराना, तो इसलिए प्राइस को बीच में काउंट नहीं करना। प्राइस को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा जो हमने डिमांड फंक्शन डिस्कस किया था ना, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन था, चाहे वो मार्केट डिमांड फंक्शन था, उसमें जितने भी फैक्टर्स थे अदर देन प्राइस, वो सारे के सारे जो है अब बीच में हम इंक्लूड करने वाले हैं, एक को भी छोड़ देने वाले। ठीक है, तो पहला तो ये रहा होगा कि जो भी आपकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी रही होगी, ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होगी उसका प्राइस जो है वो क्या कर गया होगा, वो राइज कर गया होगा। मतलब ऐसी चीज जो आपकी कमोडिटी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ी देर बाद हम इन्हीं के डायग्राम भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी आपकी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, मतलब ऐसी कमोडिटी जो आपकी कमोडिटी की जगह पे यूज हो सकती है, सोचो उसका रेट बढ़ गया होगा। अब अगर उसका रेट बढ़ा है तो उसके ऊपर लाभ डिमांड लगाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका रेट बढ़ा तो उसकी डिमांड कम हो गई होगी। मतलब अगर आपकी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड कम हुई, लोगों ने कहा कि भैया थम्स अप बहुत महंगी हो गई है, अब हमने थम्स अप नहीं खरीदनी, अब हम थम्स अप की जगह पे कोई और जो है कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे। तो क्या होगा, अगर आपकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तो उसकी डिमांड कम होगी, तो लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे आपकी कमोडिटी को यूज करना शुरू कर देंगे, तो आपकी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि आपकी कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, पर क्योंकि आपकी जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है वो महंगी हो गई है, तो कंपैरेटिवली आपकी कमोडिटी अब सस्ती हो गई। कैसे, अब सोच के देखो कि अगर हम यहाँ पे थम्स अप का रेट लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे हम कोक का रेट लिख लें। अब थम्स अप थी पहले मान लीजिए कि 15 रुपीस की और कोक भी थी 15 रुपीस की। आपकी कमोडिटी कोक है, ठीक है, आपका रेट जो है वो 15 का 15 ही है, आपने रेट चेंज नहीं कराया, पर कोक जो है अब बढ़ के मान लो हो गई 25 की। अब पहले तो रेट सेम था, अब हालांकि आपका रेट चेंज नहीं हुआ। अब सोचो थम्स अप का रेट बढ़ा तो थम्स अप की डिमांड कम हुई होगी, तो लोग क्या करेंगे, अब थम्स अप की डिमांड कम करेंगे तो कोक की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो कोक की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हालांकि कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ, पर क्योंकि अब जो कोक है हालांकि उसका रेट चेंज नहीं हुआ, पर वो थम्स अप के कंपैरिजन में क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। फिर दोनों चीजों को अगर हम एक दूसरे के कंपैरिजन में रख दें तो कोक मिल रही है 15 रुपीस की, थम्स अप मिल रही है 25 की, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे नहीं कोक सस्ती है। हालांकि कोक का रेट चेंज नहीं हुआ, पर फिर भी कोक कंपैरिजन के अंदर क्या हो गई, सस्ती हो गई। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहला फैक्टर जो डिमांड को इंक्रीज कराएगा बिना आपकी कमोडिटी के प्राइस के चेंज हुए। नंबर 2 क्या हो सकता है, नंबर 2 ये हो सकता है कि जो भी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, मतलब ऐसी कमोडिटी है जो आपकी कमोडिटी के साथ यूज होने वाली है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ यूज होती हैं। तो आपकी कमोडिटी की जो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है उसका जो प्राइस है वो क्या कर गया हो, वो फॉल कर गया हो। ठीक है, मतलब जो आपकी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो सस्ती हो गई हो, मतलब अगर वो सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अगर उसका रेट कम हुआ है तो उसके ऊपर लाभ डिमांड इंप्लीमेंट होगा, लाभ डिमांड इंप्लीमेंट होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब आपकी कमोडिटी उसके साथ यूज हो रही है, तो अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। कैसे, अब सोचो अगर मैं बोलूं कि दो कमोडिटीज हैं, एक है कार और एक है पेट्रोल, ठीक, जो कार का प्राइस है वो हो जाता है पहले से कम, मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल कर गया। ठीक है, तो आपकी कमोडिटी पेट्रोल है,
ठीक है। और आपकी कम्युनिटी की कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिटी कार, ठीक, तो कार हो गई पहले से सस्ती। अब कार पहले से सस्ती होगी तो कार की डिमांड बढ़ेगी, तो कार की डिमांड बढ़ गई। मैंने यही कहा था कि अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल कर जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो कार की डिमांड बढ़ गई। अब कार लोगों ने खरीदी, अब कार चलानी है तो किससे चलाएंगे, पानी से तो चलनी नहीं है, तो क्या होगा, पेट्रोल से चलेगी, तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। हालांकि पेट्रोल का रेट जो है वो सेम रहा, पेट्रोल का रेट तो चेंज नहीं हुआ है ना, आपकी कम्युनिटी पेट्रोल है, आपकी कम्युनिटी का रेट उतना ही है जितना पहले था। क्यों, हमने इंक्रीज इन डिमांड दिखाना है, यानी आपकी कम्युनिटी का प्राइस चेंज नहीं कराना है। अगर आपकी कम्युनिटी का प्राइस चेंज हो गया तो वो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच जाएंगे, तो आपने अपनी कम्युनिटी का रेट चेंज नहीं कराना। चेंज कम्युनिटी जो है वो आपका रेट नहीं हुआ, रेट चेंज हुआ है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, उसका प्राइस कम हुआ, उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी तो आपकी कम्युनिटी उसके साथ यूज होनी है। अब अगर लोग कार ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल भी पहले से ज्यादा खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि पेट्रोल का रेट चेंज नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो इसके करके भी आपकी जो कम्युनिटी है उसकी डिमांड बढ़ सकती है। नंबर 3 क्या हुआ होगा, हो सकता है कि देयर इज इंक्रीज, क्या हो गया हो, इसके अंदर कंज्यूमर की इनकम के अंदर जो है वो इंक्रीज हो गया हो और कम्युनिटीज क्या हो, नॉर्मल गुड्स हो। क्यों, अगर सोचो, अगर मैं ये यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दूं इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, तो जो डिमांड है हो सकता है वो इंफीरियर गुड की हो रही हो, और अगर मेरी इनकम पहले से बढ़ जाएगी तो जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड तो पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, वो घटिया क्वालिटी की चीजें होती हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम घटिया क्वालिटी की चीजें पहले से कम खरीदेंगे, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जानी है। पर हमने यहाँ पे क्या करना है, डिमांड को इंक्रीज कराना है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि द गुड्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट आर द नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उनकी डिमांड पहले से ज्यादा करनी शुरू कर देगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिमांड इंक्रीज किसके करके हो सकती है, कि जो भी एक कंज्यूमर के टेस्ट हैं और जो भी उस कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं, दे हैव अ फेवरेबल इफेक्ट, ठीक है। तो उसका फेवरेबल इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी, मतलब जो भी कम्युनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब क्या हुआ, जो भी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो उसके फेवर में चले गए, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। पहले उस कंज्यूमर को वो चीज टेस्टी नहीं लगती थी, अब लगनी शुरू हो गई, तो सेम प्राइस पर भी उसको ज्यादा खरीदेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले वो कंज्यूमर उस चीज को प्रेफर नहीं करता था, अब उसने प्रेफर करना शुरू कर दिया, प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा, अब अगर वो उस कम्युनिटी को प्रेफर करना शुरू कर देगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिस इज आल्सो अ केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, जो एक कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन करता है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द rise in the price of the commodity in the near future, ठीक है। तो कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कैन राइज, तो उसको लगता है कि आने वाले टाइम में इसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, तो क्या करेगा, वो अभी ही उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा करनी शुरू कर देगा। उसको लगता है कि इस एक महीने बाद इसका रेट बढ़ने वाला है, तो क्या करो, अभी ही इसको ज्यादा खरीद के रख लो, पर अभी उसका रेट तो नहीं चेंज हुआ है ना, जो उसने महंगा होना है वो तो आफ्टर 1 मंथ होना है, अभी तो रेट सेम ही है, पर ये सोच के कि ये कमोडिटी जो है वो फ्यूचर में महंगी हो सकती है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अभी सेम प्राइस पे ही उसकी डिमांड ज्यादा कर लेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो सकता है, वो हम कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर ने क्या किया,
अपनी जो सेविंग है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अगर वो सेविंग कम करेगा तो क्या करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा, तो प्राइस तो चेंज नहीं हुआ ना। उसने ही सोचा अभी क्या करो, खर्च करो। जैसे अपना क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊं तो हिस्ट्री के अंदर ना हमें आमतौर पे पढ़ाया जाता है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ये कहा जाता है कि बहुत ही अपने आप के अंदर एक क्रूर एम्परर था, जो एक इंट्रूडर था, जो हमारे इंडिया के अंदर आता था। हम कहते हैं ना कि पंजाबीज जो होते हैं वो बड़े खुले दिल वाले होते हैं, बड़े ओपन हार्टेड होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, है ना। तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द पंजाबीज, दैट वी आर वेरी ओपन हार्टेड, बहुत खुला खर्चा करते हैं। जितने पैसे हमारी पॉकेट में होते हैं ना, अगर वो खर्च ना हो जाए तो हमें मतलब टिका नहीं आता तब तक। तो पहले क्या होता था, पंजाबी जो है इतने खुले दिल वाले नहीं होते थे, ठीक है, वो बड़े कंजूस टाइप पीपल हुआ करते थे। अब क्या होता था, पैसे जोड़ जोड़ के रखते थे अपने पास। तो क्या हुआ, जब अहमद शाह अब्दाली ने हमारे पंजाब के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि जो पंजाब है वो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर कि पंजाब इज कॉल्ड द एंट्री डोर ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी इंट्रूडर्स आए हैं इंडिया के अंदर एक्सेप्ट फॉर द ब्रिटिशर्स, वो सारे के सारे पंजाब के रास्ते से आए हैं। तो पहले क्या होता था, वो पंजाब पे अटैक करता था, है ना, तो पंजाब पे अटैक किया, पंजाब को लूटा, लूट लाट के पैसे ले गया। लोगों ने समझा यार हम पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं, ये आता है लूट लाट के ले जाता है, तो पैसे हमारे पास तो बचते नहीं है, तो क्या करो, कभी यार जो पैसे आते हैं उसको खा पी लो। तो इसलिए उस टाइम पे ना एक कहावत हुआ करती थी, वो कहते हैं कि खादा पीता लाएगा बाकी अहमद शायदा। आई रिपीट, खादा पीता लाएगा बाकी अहमद शायदा, मतलब जो खा पी लिया वो अपना पक्का, बाकी अहमद शायदा मतलब जो बाकी बच गया वो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेविंग्स करनी जो है वो कम कर दी और डिमांड करनी ज्यादा शुरू कर दी, ताकि जो खा पी लिया वो अपना, बाकी जो बच गया वो तो अहमद शाह अब्दाली ले ही जाने वाला है। तो अगर कुछ ऐसा होता है, एक कंज्यूमर अपनी सेविंग्स में डिक्रीज कर देता है, इसका मतलब डिमांड में इंक्रीज करेगा, उससे भी क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद अगर सोचो भी एक कंज्यूमर के ऊपर कोई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट लग गया, ठीक है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन क्या हुआ, उसने दूसरे पर्सन को देखा कि ये पर्सन यार ये चीज यूज कर रहा है तो ये तो मुझे भी करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई उसकी शर्ट जो है वो मेरी शर्ट से सफेद कैसे है, तो वो कहते हैं कि वो एक्स ब्रांड का वॉशिंग पाउडर यूज करता है, आप तो अभी वाई ब्रांड का यूज कर रहे हो, तो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं मुझे भी एक्स ब्रांड का ही यूज करना चाहिए ताकि मेरी शर्ट भी जो है उससे ज्यादा सफेद हो सके। अनफॉर्चुनेटली आज मेरी शर्ट जो है वो सफेद नहीं है, जिस दिन सफेद शर्ट पहन के आऊंगा तो मैं अपने एग्जांपल को रिपीट करूंगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने भी एक्स जो है वॉशिंग पाउडर उसकी डिमांड करनी शुरू कर दी, तो क्या हुआ, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, हालांकि उसका प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिर क्या हो सकता है कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट्स का इफेक्ट जो है वो पड़ गया। मैंने जब ये पॉइंट कराए थे मैंने तभी ये बात कही थी कि जो भी हम डिमांड करते हैं, बहुत जो केसेस के अंदर जो डिमांड होती है दैट वाज इन्फ्लुएंसेस बाय द एडवर्टीजमेंट्स ऑन द टेलीविजन। हम बहुत सारी चीजें टीवी पे जो है वो देख देख के खरीदते हैं, दिन में 10 बार हमें जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक की ऐड दिखाई जाती है, एक पेस्ट की ऐड दिखाई जाती है, एक सोप की ऐड दिखाई जाती है, एक शैम्पू की ऐड दिखाई जाती है, एक वॉशिंग पाउडर की ऐड दिखाई जाती है। तो देख देख के हम उस चीज की डिमांड जो है वो करनी शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हालांकि उनका प्राइस चेंज नहीं हुआ बट स्टिल कि एडवर्टाइजमेंट्स ने हमारे ऊपर इफेक्ट डाला, तो हमने उसकी डिमांड जो है उसको इंक्रीज करा दिया। उसके बाद क्या हो सकता है, एक कंज्यूमर जो है हो सकता है कि उसकी जो वेल्थ है वो क्या हो गया, वेल्थ उसकी इंक्रीज हो गई हो। अगर वेल्थ इंक्रीज हो गई हो तो उसको लगे कि ये भी अब तो अपने पास बहुत वेल्थ आ गई है, ठीक है, तो क्या करें, डिमांड ज्यादा भी कर सकते हैं, तो उसने डिमांड जो है उसको बढ़ा दिया हो। उसके बाद क्या हो सकता है, जो आपका पॉपुलेशन साइज है ना, वो क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो गया हो, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई हो। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई हो तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे इंडिया के केस में है भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, डिमांड भी हमारी कंट्री के अंदर बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ गया हो।
उसके बाद क्या किया हो कि जो भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने कहा था जो डिमांड है वो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करती है कि आपकी पॉपुलेशन में कितनी तरह के लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर यंग पीपल ज्यादा हैं, ठीक है, तो बच्चे ज्यादा हैं तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर जो एज्ड पीपल ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। क्योंकि जो एज्ड पीपल होते हैं उनकी जो नीड्स होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। यंग पीपल, छोटे बच्चे, उनकी नीड्स ज्यादा होती हैं तो उसके करके डिमांड भी ज्यादा होती है। तो जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसका भी क्या पड़ा हो, उसका भी फेवरेबल इफेक्ट जो है वो पड़ गया हो, उसके करके भी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया हो, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड्स सब्सिडी, ठीक है, तो उस कम्युनिटी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी हो तो लोगों को लगा यार फायदा हो रहा है तो चीज खरीद लेते हैं, तो उसके करके भी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और क्या हो सकता है, क्लाइमेट एंड सीजन, ठीक है, उसका भी क्या पड़ा हो, फेवरेबल इफेक्ट पड़ गया हो। मतलब अब डिमांड एक कम्युनिटी की करानी थी तो जिस क्लाइमेट के अंदर या जिस सीजन के अंदर वो कम्युनिटी यूज होनी थी वो सीजन आ गया। जैसे समर के अंदर एक कम्युनिटी की डिमांड होनी थी तो समर आ गए तो क्या होगा, बिना प्राइस चेंज हुए डिमांड बढ़ जाएगी। एक कम्युनिटी विंटर में यूज होने वाली है तो विंटर आ गए तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसके करके भी डिमांड बढ़ सकती है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ठीक है, वो क्या हुआ हो, अब सोचो फेवरेबल के अनफेवरेबल, वो क्या हुआ हो, वो इक्वल हो गया हो। मतलब सारे लोगों के पास बराबर बराबर पैसे जो है वो आ गए हो तो सारे लोगों ने जो है वो डिमांड करनी शुरू कर दी हो तो उसके करके भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सो दीस आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड। मैंने कुछ नहीं किया, जितने भी हमने पॉइंट्स किए थे डिमांड फंक्शन के अंदर सिर्फ एक प्राइस को छोड़ दिया और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए, तो इनके करके डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब अगर ये फैक्टर डिमांड को इंक्रीज करा सकते हैं तो डिमांड को डिक्रीज भी करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो क्या करेंगे, जो डिमांड को डिक्रीज कराएंगे। अब उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जो अभी हमने पॉइंट किए हैं जस्ट हम इनका इनवर्स जो है वो लिखने वाले हैं, इनका ऑपोजिट जो है वो लिखने वाले हैं। तो अब हमने डिमांड को क्या कराना है, डिक्रीज कराना है। फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब डिमांड डिक्रीज कैसे हुई होगी, पहला रीजन कि जो भी आपकी कम्युनिटी की सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी है, ठीक है, मतलब ऐसी कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी की जगह पे यूज हो सकती है, उसका प्राइस जो है वो क्या कर गया हो, फॉल कर गया हो। अगर उसका प्राइस फॉल करा होगा, सोचो ऐसी कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी की जगह पे यूज हो सकती है, उसका प्राइस फॉल कर गया तो क्या हुआ होगा, उसकी डिमांड बढ़ी होगी। अगर उसकी डिमांड बढ़ी होगी तो क्या होगा, आपकी कम्युनिटी की डिमांड कम हो गई होगी। क्यों, क्योंकि अब आपकी कम्युनिटी जो है वो उस कम्युनिटी के कंपैरेटिवली महंगी हो गई। कैसे, अब यहाँ पे हम फिर से थम्स अप लिख लेते हैं और कोक लिख लेते हैं। शुरू में थम्स अप भी 15 की थी और कोक भी 15 की थी। आपकी कम्युनिटी जो है वो कोक है तो उसका रेट जो है वो 15 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। और थम्स अप जो है वो 10 रुपीस की हो गई। अब क्या होगा, अब अगर सिर्फ आप कोक को छोड़ भी दें, सिर्फ थम्स अप की बात करें, थम्स अप का रेट 15 से कम होके 10 हुआ तो थम्स अप की डिमांड बढ़ी। अब सोचो थम्स अप की डिमांड बढ़ी किसके करके, जब थम्स अप का रेट 15 से 10 हुआ, मतलब थम्स अप की डिमांड बढ़ी प्राइस के कम होने पे। सो व्हाट वी कॉल इट एक्सटेंशन इन द डिमांड ऑफ थम्स अप। थम्स अप की डिमांड में एक्सटेंशन हुई है क्योंकि थम्स अप की डिमांड बढ़ी है प्राइस के करके। पर अगर थम्स अप की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, लोग समझेंगे ये भी है तो कोल्ड ड्रिंक की वो 10 रुपए में मिल रही है, वो 15 में मिल रही है, तो अब जो थम्स अप है वो कोक के कंपैरेटिवली महंगी हो गई होगी। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, कोक को छोड़ के थम्स अप की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो कोक की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। हालांकि कोक का प्राइस चेंज
नहीं हुआ, फिर भी इसकी डिमांड कम हुई, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डिक्रीज इन डिमांड। मतलब हम सब की डिमांड क्या हुई, एक्सटेंड हुई, पर कोक की डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो इसके करके भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम हो सकती है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि जो भी आपकी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है, मतलब ऐसी कमोडिटी जो आपकी कमोडिटी के साथ यूज होने वाली है, उसका प्राइस जो है वो क्या कर गया हो, राइज कर गया हो। अगर उसका प्राइस बढ़ा होगा तो उसकी डिमांड कम हुई होगी, अगर उसकी डिमांड ही कम हो गई तो आपकी कमोडिटी तो उसके साथ यूज होनी है, अगर उसकी डिमांड ही कम हो गई तो आपकी कमोडिटी को कौन खरीदेगा, तो आपकी कमोडिटी की डिमांड भी कम हो गई होगी। जैसे अगर कार का रेट बढ़ गया तो कार की डिमांड कम, अब जब कार की डिमांड ही कम हो गई है तो पेट्रोल की डिमांड किस लिए करेंगे, तो पेट्रोल का रेट तो चेंज नहीं हुआ है ना, इसलिए भी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या हो सकता है कि जो गुड्स हैं वो क्या हैं, वो नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है। और इसके केस में क्या होता है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है। अब नॉर्मल कमोडिटी है, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, अब कंज्यूमर की इनकम ही कम हो गई, उसके पास पैसे ही कम है, तो डिमांड कहां से करेगा, तो क्या होगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो भी उस कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनका जो इन्फ्लुएंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो अनफेवरेबल जो है वो रहा होगा। पहले मुझे एक चीज टेस्टी लगती थी, अब नहीं लगती, तो क्या होगा, पहले टेस्टी लगती थी अब नहीं लगती, तो मैं डिमांड नहीं करूंगा, हालांकि उसका रेट तो चेंज हुआ ही नहीं है, फिर भी डिमांड क्या कर दी, कम, तो क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। पहले एक कमोडिटी को प्रेफर करता था अब नहीं करता, ठीक है, तो रेट तो चेंज नहीं हुआ पर फिर भी डिमांड में पहले से कम कर दूंगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का जब अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है उस केस में भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, हालांकि उसका प्राइस जो है वो चेंज ना हुआ हो। और क्या हो सकता है, जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्टेशन ले रहा है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फॉल इन प्राइस, ठीक है, इन नियर फ्यूचर। जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर कमोडिटी जो है वो सस्ती होने वाली है, तो कहेगा यार जब फ्यूचर के अंदर सस्ती होने वाली है तो मैं अभी क्यों खरीदूं, जब फ्यूचर में सस्ती होगी मैं तब खरीदूंगा उस चीज को। तो अभी प्रेजेंट में प्राइस तो नहीं बढ़ाना, अभी तो उतना ही है ना, तो फ्यूचर के अंदर चीज सस्ती होने वाली है, ये सोच के प्रेजेंट के अंदर सेम प्राइस के ऊपर क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा, तो डिमांड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा इसके अंदर, और नंबर सोचो कि डिक्रीज इन वेल्थ हो सकता है, ठीक है, उसकी वेल्थ पहले से कम हो गई हो, अगर वेल्थ कम हो गई होगी तो क्या होगा, वो डिमांड पहले से कम करेगा। अब वेल्थ जो है वो डिक्रीज हो गई हो, पर हो सकता है कि उसने अपनी सेविंग्स जो है वो क्या कर दी हो, इंक्रीज कर दी हो, ये सोच के कि अब मुझे सेविंग्स जो है वो ज्यादा करनी है, पैसे जो है वो ज्यादा बचाने हैं। अब पैसे अगर ज्यादा सेव करेगा तो डिमांड कम करेगा, तो क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। किसी तरह का कोई डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट नहीं है, ठीक है, नो डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि अब हम पूरी तरह से जो है वो साधुवाद में आ गए हैं, हम पूरी तरह से संत सन्यासी बन गए हैं, अभी हम पे तो डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट पड़ना ही नहीं है जी, हमने तो आपकी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है जी। अगर मैं डेमोंस्ट्रेशन गुड अपने आप पे या डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट अपने आप पे लगने ही नहीं दूंगा तो मैं डिमांड क्यों करूंगा, मैं कहूंगा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी लेते रहो, आपकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद है, दूसरे की शर्ट से सफेद है, तीसरे की शर्ट से सफेद है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं गंदी शर्ट पहन लूंगा, मैं बिना व्हाइट शर्ट पहन लूंगा, मैं कलरफुल शर्ट पहन लूंगा, मैं व्हाइट शर्ट पहनता ही नहीं, ठीक है, तो मेरे ऊपर तो डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट है, तो मैं डिमांड करूंगा ही नहीं, तो क्या होगा, डिमांड जो है वो पहले से कम हो जाएगी। और क्या हो सकता है, नो इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मैंने एडवर्टीज
इंक्रीजमेंट का इफेक्ट जो है वो अपने आप के ऊपर पड़ने ही नहीं दिया, तो भी क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, अब यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया हो। ठीक है, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन पहले से कम हो गई हो, तो कंट्री की पॉपुलेशन कम हो गई तो अब लोग ही नहीं रहे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। सपोज कीजिए कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, अब लोग ही नहीं रहेंगे, तो डिमांड पहले से कम हो जाएगी। और क्या हो कि जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट पड़ा हो वो अनफेवरेबल जो है वो पड़ा। ठीक है, अब अनफेवरेबल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो एज्ड पीपल हैं उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ गई हो, यंग पीपल और जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई हो। जैसे अगर हम चाइना के एग्जांपल लें तो चाइना के अंदर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी होती थी, अब नहीं थी। क्यों? अब एक्चुअली क्या हुआ कि चाइना के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत एडवांस है, तो क्या हुआ, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, मतलब जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत कम है, ऊपर से डेथ रेट बहुत कम है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत एडवांस है। तो ये हुआ कि अब नए बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है। जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, मतलब लोग मर रहे नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, वहां पर हुआ ये कि जो एज्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। अब एज्ड पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसकी जो एज्ड पॉपुलेशन होती है वो एक्चुअली जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है ना, जो डिमांड कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक तरह का बर्डन होती है, क्योंकि एज्ड पीपल है, काम करा नहीं सकते उनसे, कंट्रीब्यूशन वो कुछ कर नहीं रहे बीच में, पर क्या हो रहा है, वो बर्डन बन के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए चाइना ने क्या किया, अपनी जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है उसको छोड़ के वो अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए, सो दैट द यंग पॉपुलेशन कम्स टू द मार्केट, सो दैट द डिमांड कैन इंक्रीज। बट अगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस अनफेवरेबल पड़ा, क्या हो जाएगा, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो इफेक्ट है वो भी अनफेवरेबल पड़ा, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं डिमांड नहीं करने देनी किसी भी चीज की, तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो इंपोर्ट हो रहा था उसका कोटा फिक्स कर सकती है, इससे ज्यादा इंपोर्ट ही नहीं होने देने। तो आपकी जब इकोनॉमी के अंदर वो चीज अवेलेबल ही नहीं होगी तो आप डिमांड कहां से करेंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो भी आपके क्लाइमेट एंड सीजन है उनका इफेक्ट भी क्या पड़ा, अनफेवरेबल पड़ा। अब जिस चीज की डिमांड जिस पर्टिकुलर सीजन में होनी थी अब वो सीजन ही नहीं रहा, तो डिमांड कहां से होगी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और क्या होगा कि जो भी इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या हो गया, वो अनइक्वल हो गया, मतलब पूरी सोसाइटी जो है वो क्या हो गया, ऐसे दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गई, वन हु आर द हैव्स एंड द अदर हु आर द हैव नॉट्स। मतलब अब जो हैव नॉट्स हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं है बेचारों के पास, तो डिमांड कहां से करेंगे, तो उन्होंने वो डिमांड कर नहीं सकते। जो हैव्स हैं उनके पास बहुत पैसा है, उनकी नीड्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, वो डिमांड करेंगे नहीं, तो एक करेगा नहीं, एक कर सकता नहीं, तो डिमांड करेगा कौन, तो क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज इन डिमांड। व्हाई इट्स कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, बिकॉज़ वी हैव नेवर मेंशन्ड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन दीज 14 फैक्टर्स। तो प्राइस को हमने छोड़ दिया, तो उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कम करा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग these factors as responsible for decrease in demand of a commodity, not responsible for the contraction in demand, because the contraction in demand is done only with respect to the price of that commodity. ठीक होगा जी। तो आई थिंक आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।